हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टाइम टू फिजिक्स हब। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किस तरीके से सीखा था वैद्युत घर्षण के बारे में कि जब दो हल्की वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो वह किस तरीके से एक दूसरे के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करती हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक वस्तु किस तरीके से विद्युतमय हो जाती है, यानी कि किस तरीके से उस पर चार्ज आ जाता है। तो ये सब बातें हमने सीखी थी। तो बच्चों, अब यहाँ पे टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी बात सोचते हैं कि जब उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा होगा तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस रूप में हो रहा होगा। रूप कहने से मतलब मेरा यहाँ पे है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे ट्रांसफर हो रहे होंगे। तो बच्चों बात समझ आ रही है। तो इसी टॉपिक को हम नाम देते हैं बच्चों आवेश का क्वांटमीकरण या आवेश का क्वांटम सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से भी, और आने वाले फिजिक्स के टॉपिक्स में भी हम इसको यूटिलाइज करते रहेंगे। तो बच्चों ध्यान में रखेंगे इस बात को हम। तो क्या कहते हैं बच्चों, ये किस तरीके से होता है, चलिए बच्चों हम समझते हैं इसको। पहले देखिए क्या होता है। तो होता यह है कि जब हम दो हल्की वस्तुओं को आपस में फ्रिक्शन कराते हैं, रबिंग कराते हैं, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वो सदैव जो आवेश होता है, यानी कि जिसको हम आवेश का जो हम मूल कारण पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं बच्चों यहाँ पे हम, इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन का एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यानी कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का एक पूर्ण गुणज देगी। मतलब सीधा समझ लीजिए इसको कि कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं देगी कि 3.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1/2 दे दिया, मतलब फ्रिक्शन में या डेसिमल में नहीं देगी। क्या होगा अब, जबकि एक पूर्ण गुणज यानी कि एक पूर्ण संख्या के रूप में। पूर्ण संख्या किसकी, इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणज पूर्ण होगा। यानी कि अब समझते हैं इसको हम किस तरीके से कह सकते हैं बच्चों कि जब वस्तुओं के मध्य आवेश का स्थानांतरण होता है तो वस्तुओं पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश की एक पूर्ण गुणज होती है, जिसे एक फोटोन पैकेट या फोटोन कहते हैं, तथा इस सिद्धांत को आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। तो बच्चों ये जो एक पैकेट्स, एक पूरा जो चार्ज है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस सारी कैलकुलेशन को हम क्या नाम देते हैं, एक फोटोन। हालांकि इसको हम आगे चैप्टर में भी समझेंगे कि फोटोन क्या होता है, एनर्जी क्या होती है इसकी, तो इसको हम आगे भी समझेंगे। तो बच्चों अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे ध्यान में रखते हैं कि फोटोन जो होता है वो एक, ऐसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है जब वो स्थानांतरित हो रहा है तो उस पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ आ रही है। तो इस बात को बच्चों हम क्या लिखते हैं, इसी बात को कहते हैं कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे चार्ज हमारा ट्रांसफर होता है तो बच्चों किस फॉर्म में होता है, प्लस माइनस एन ई, जहां पे क्यों क्या है बच्चों, स्थानांतरित होने वाले आवेश की मात्रा। एन क्या है यहाँ पे बच्चों, यही है, यही डिसाइड करती है, जिसको हम कहते हैं बच्चों एक पूर्ण संख्या या पूर्ण गुणज, जो कितना होता है 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। यानी कि हमको क्या पता कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो सकते हैं, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, इस तरीके से। बात क्लियर हुई है बच्चों। आगे समझते हैं हम यहाँ पे, जहां पे ई क्या है बच्चों, हम यहाँ पे कहते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये हम लास्ट क्लास में समझ चुके हैं। क्लियर बच्चों। तो ये सिद्धांत जो है ये हमारे लिए क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटम सिद्धांत। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो इसी को कोरिलेट करता है। अब हमारे दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि जब दो वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है या टोटल इस प्रक्रिया में स्थानांतरित होने वाला जो चार्ज है, आवेश है, वो संरक्षित रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो चलिए इसी पे चर्चा करते हैं बच्चों। यानी कि जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। तो क्लियर बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्जेस। क्या बोलते हैं बच्चों, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज।
क्या कहते हैं बच्चों इसे हम? कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। तो बिल्कुल बच्चों, जो हमारा आवेश का स्थानांतरण होता है वो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। मतलब कि जब दो हल्की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच में जो आवेश का स्थानांतरण होता है वो संरक्षित रहता है। तो लिखते हैं इस बात को हम, जब दो वस्तुओं के मध्य आवेश का स्थानांतरण होता है तो आवेश की मात्रा संरक्षित रहती है। बच्चों इसको एक तरीके से और भी हम समझ सकते हैं कि जो चार्ज है हमारा, हम उसको ट्रांसफर तो कर सकते हैं जबकि डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते। हालांकि हम जानते हैं जो न्यूट्रल हमारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पर चार्जेस हमारा क्या होता है? जीरो। लेकिन उस अवस्था में भी जब अगर हम उनको फ्रिक्शन करा दें तो वो भी अपने ऊपर उसको क्या लेके आ जाती है? चार्जेस को लेके आ जाती है। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा सिद्धांत होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जब दो वस्तुओं के मध्य आवेश का स्थानांतरण होता है तो आवेश की मात्रा संरक्षित रहती है। इसी बात को हम क्या नाम दे देते हैं बच्चों? आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। तो चल बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट क्लास की तरफ। बच्चों देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। अगला जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों हमारे लिए, जो बोर्ड की दृष्टि से जो बच्चे यूपी बोर्ड्स में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अलर्ट हो जाएं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम? कूलॉम्स लॉ। तो बच्चों कूलॉम जो थे, जैसा कि आपको मैं बता भी चुका हूं, वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल को परिभाषित किया। तो इस उन्हीं के नाम पे इसको क्या कह दिया गया? कूलॉम का नियम। तो बच्चों समझते हैं कूलॉम का नियम हमको क्या सिखाता है। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे ये एक कोई चार्ज है Q1। क्या कह रहे हैं बच्चे हम? कोई चार्ज Q1। मान लीजिए इससे कुछ दूरी पर ये क्या है? कोई अन्य चार्ज जिसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों? Q2। हमने कहा इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बच्चों हमने क्या ले ली? R। तो अब कूलॉम ने इनके मध्य लगने वाले फोर्स को किस तरीके से परिभाषित किया? जैसा कि हम जान चुके हैं कि जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से जो चार्ज होते हैं, सेम चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और जो हमारे ऑपोजिट चार्ज होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करना, रिपल करना यानी कि फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस फोर्स का परिमाण कितना होगा, इसी बात को किसने समझाया हमें? कूलॉम ने, अपने इस नियम के माध्यम से। तो बच्चों हम यहां पे निकालने वाले हैं कि ये दोनों एक दूसरे को, देखो अभी मैंने कहा Q1 Q2, सपोज दैट ये प्लस है ये माइनस, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस है ये प्लस है तो रिपल करेगा। ये माइनस है ये माइनस है तो रिपल करेगा। तो कितनी मात्रा में, कितने परिमाण के साथ, कितने बल के परिमाण के साथ इसको रिपल कर रहा होगा या अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसी बात को हम इस नियम के अंतर्गत समझते हैं। तो बच्चों क्या कहते हैं हम इसमें? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार हम देखते हैं इसे आगे। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत बल। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण मतलब वैद्युत बल, दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के
अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर बच्चों? तो स्टेटमेंट क्या है कि इन दोनों जो आपके सामने जो व्यवस्था बनके तैयार है, तो इनके मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यानी कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बच्चों मैं यहाँ पे इसको थोड़ा डिस्क्राइब करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट समझाता हूं अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का, जो मैथमेटिकल के अंदर सीखते हैं बच्चों। सपोज दैट मेरे पास x कोई क्वांटिटी है और वो y पे जो डिपेंड कर रही है वो सीधे सीधे उस पर प्रोपोर्शनली डिपेंड कर रही है। तो बच्चों इस कंडीशन में क्या होता है कि यदि आप y को इंक्रीज करेंगे तब x भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब होता है कि एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। जिस रेशो में y बढ़ेगा उसमें कौन बढ़ेगा बच्चों? x बढ़ेगा। दूसरा होता है बच्चों, मान लो कि x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के। तो बच्चों इस यहां पे अगर हम मैथमेटिकल रूप से इसको समझते हैं तो हम कहते हैं कि यदि आप y को इंक्रीज करेंगे तो x क्या होगा? डिक्रीज होगा, और यदि आप y को डिक्रीज करेंगे तब x क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो सेम बात हम यहां पे समझते हैं, यदि आप चार्जेस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। आगे समझेंगे किस तरीके से। और यदि आप इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे यानी कि चार्ज को दूर लेके जाते रहेंगे तो लगने वाला फोर्स भी क्या होगा? डिक्रीज होता रहेगा। तो समझने वाली बात है ये। तो चलिए इसको समझते हैं आगे। अब बच्चों चूंकि हम यहाँ पे फोर्स पढ़ रहे हैं, अब चाहे आकर्षण पढ़े चाहे प्रतिकर्षण पढ़े, हम जानते हैं बल क्या है? एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों परिमाण तो निकालेंगे जो हमने अभी कहा यहाँ पे कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से परिमाण निकालेंगे। अब इसकी दिशा क्या होगी? मोस्ट इंपोर्टेंट बात बच्चों। तो बच्चों जो कूलाम के नियम से वैद्युत बल की डायरेक्शन होती है वो इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ही एनुदिश होती है। एनुदिश का मतलब होता है कि जिस दिशा में ये दोनों बिंदु आवेश मिल रहे हो, मतलब कि या तो इस दिशा में या फिर इस दिशा में। क्लियर बच्चों? इसी रेखा के अनुदिश। तो हम यहाँ पे या तो ये कह सकते हैं कि F वेक्टर होगा या यहाँ पे कहते हैं F वेक्टर होगा। तो लिखते हैं हम इसी बात को, इस बल की दिशा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये। अगर कोई तुमसे पूछ ले, पेपर में पूछ लिया जाए कि कूलाम के नियम की दिशा क्या होती है, तो हम क्या बताएंगे बच्चों? दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो अब बच्चों इसका निगमन करते हैं मैथमेटिकल, किस तरीके से करते हैं। तो हमने कहा कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब जो हमारा फर्स्ट लॉ था वो क्या था? F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, मतलब कि जो दोनों आवेश है उनका हमने क्या ले लिया? गुणनफल। और तब इस पे F कैसे डिपेंड कर रहा है? प्रोपोर्शनली। क्लियर बच्चों? इधर देख लेते हैं। दूसरी बात हमने क्या कही बच्चों कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² को। यदि हम इन उपरोक्त दोनों नियमों को मिलाएं, यानी कि उपरोक्त दोनों नियमों को मिलाने पर, तो बच्चों हमारे पास निकलेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। और हम जानते हैं बच्चों जब हम यहां पे प्रोपोर्शनल हटा के बराबर लगाते हैं तो क्या आएगा? कोई कांस्टेंट, जिसको हमने क्या कह लिया? K Q1 Q2 बटे r²। तो बच्चों जैसा कि हमने अभी कूलाम्स लॉ से अपना फॉर्मूला निकाला था, क्या आया था? F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बटे r²।
तो बच्चों बात करते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे के क्या है। तो बच्चों लिखते हैं जहां के एक बल जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे कूलोम का बल नियतांक कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं इसे हम? कूलोम का बल नियतांक, कूलोम फोर्स कांस्टेंट। अब बच्चों बात करते हैं, लिखते हैं हम इसमें एसआई सिस्टम में जो के होता है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। क्या है बच्चों ये? एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नोड कह लीजिए। देखिए बच्चों, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो आर स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या निकल के आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो अब हमारे पास कूलम फोर्स क्या निकल के आएगा? चाहो तो आप लिख भी सकते हो, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। लिखेंगे हम यहाँ पे पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पुट करते हैं, आइए बच्चों, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो हम बच्चों न्यूमेरिकल जब सोल्व करते हैं तो हम ये वाला सूत्र लगा के डायरेक्ट जो हमारा मान पूछा जाता है उसमें उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने निकाला F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इतने मीटर। बच्चों अब बात करते हैं कि ये एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन नोट क्या है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, जहां एप्सिलॉन नोट वायु या निर्वात में या वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। बच्चों ये क्या है, इसके लिए हम एक अलग से टॉपिक पे एक अलग वीडियो के माध्यम से इसको समझने वाले हैं। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है इससे संबंधित हम फिलहाल के लिए उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो लिखते हैं एप्सिलॉन नोड का आंकिक मान, एप्सिलॉन नोड का आंकिक मान। तो बच्चों अभी हमारे पास क्या निकल के आया कि 1/4π एप्सिलॉन नोड किसके बराबर था? के, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा भी कि एसआई सिस्टम में जो हमारा के होता है वो किसके बराबर लेते हैं? 1/4π एप्सिलॉन नोड के बराबर लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यू बच्चों हम लेते हैं 1/4π एप्सिलॉन नोड, ये बराबर होता है 9 गुणा 10 की घात 2 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर हम यहां से एप्सिलॉन 0 फाइंड आउट करें तो हमारे पास निकल के आएगा 1/4π, ये एप्सिलॉन 0 इधर चला जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 × 10⁹ और मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम में तो अक्सर पूछा ये तुमसे जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं इसे आगे हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात देखो, हमने दो टॉपिक पे बात कर दी, एक तो आंकिक मान व मात्रक, आंकिक मान व मात्रक। अब बात करते हैं बच्चों, कभी कभी वो क्या पूछता है तुमसे कि MKSA में, जो हम इसके बारे में बेसिक क्लास में चर्चा कर चुके हैं, MKSA में एप्सिलॉन 0 का मात्रक अब हमें निकालना है, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर में बताना है। तो चलिए बच्चों इसी से हम बताएंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा अभी इधर, हमने लिखा कि जो एप्सिलॉन 0 है वो बच्चों किसके बराबर निकल के आता है? कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कूलम, कूलम का मतलब क्या होता है बच्चों? एक तरीके से देखें तो AT, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AT, यानी कि सीधा लिख लीजिए एम्पियर
सेकंड, और उसका भी क्या है बच्चों, स्क्वायर। न्यूटन का मतलब क्या होता है बच्चों, F बराबर m इंटू ए से, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में बच्चों क्या है, मीटर स्क्वायर। तो आइए बच्चों इसको सोल्व करते हैं। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर अपॉन किलोग्राम, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब और अपॉन सेकंड स्क्वायर। जब इसको सबको हम सोल्व करेंगे तो एम्पियर स्क्वायर, दो पावर ये दो पावर ये, तो सेकंड की पावर कितनी, 4, और सारे के अपॉन में क्या आ गया बच्चों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से भी आपसे मात्रक आपसे पूछा जा सकता है, मतलब इसमें एम केस में। तो एम्पियर सेकंड, एम्पियर स्क्वायर सेकंड की घात 4 बटे किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इसकी डायमेंशन की, इसकी बात करेंगे डायमेंशन की। ये एक बार लगभग 2016 में आईआईटी में भी प्रश्न आया था कि एप्सिलॉन नोट की विमत क्या होती है। तो देखेंगे इसको क्या से निकालेंगे हम बच्चों। एम्पियर के लिए हम क्या लिखते हैं, ए, तो उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। सेकंड के लिए क्या लिखते हैं, टी, तो ये इसके लिए आ गई। किलोग्राम के लिए क्या आया, एम, और बच्चों मीटर स्क्वायर के लिए क्या आएगा, एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है उसका। जब इसको एडजस्ट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा एम इनवर्स एल माइनस 2, और साथ में क्या आएगा बच्चों, टी 4 ए स्क्वायर। क्लियर बच्चों। यहाँ पे बच्चों क्यूब आएगा, क्या आएगा, क्यूब। क्लियर बच्चों, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे भी बच्चों क्या हो जाएगा, क्यूब, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्यूब। तो अब चूंकि आप टाइम टू फिजिक्स पे सुबह सर से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आज आपके लिए देखिए पहला मैं शॉर्टकट बताने वाला हूं, यानी कि आपको कितनी जगह ये काम आने वाला है। मान लिया आपको ये डायमेंशन याद रखनी है, पहली बात तो याद रखना कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट ध्यान में रखिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ विद्यार्थी याद करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट, यानी कि सुमित सर का फंडा क्या है इसको याद रखने का। तो बच्चों इसकी डायमेंशन को हम लिख सकते हैं, देखिए -13 और +42। बस इसको समझ लीजिए कि हमने लिखा कैसे है। सबसे पहली बात तो ये माइनस के हमने 2 लिए हैं, इसका मतलब स्टार्टिंग की जो इनकी पावर है वो कैसी रहने वाली है, माइनस की। प्लस लगा के 2 लिए हैं, इसका मतलब इनकी क्या रहने वाली है, प्लस। बस तुमको सीक्वेंस ध्यान में रखने है कि पहला वाला m के लिए होगा, दूसरा वाला पावर l के लिए होगा, तीसरा t के लिए, और लास्ट जो है 4th नंबर का जो है वो किसके लिए होगा, 1 के लिए। इसी सीक्वेंस में लगाइए। देखिए अब m इनवर्स l -3, चूंकि माइनस का हम लेके चल रहे हैं, और साथ में t की घात 4 और a का स्क्वायर लेके चल रहे हैं। तो बच्चों कैसा लगा आपको आज ये नया फंडा जानकर समस्या से? आशा करता हूं आपको ये बिल्कुल यूनिक लगा होगा। तो इसी तरीके से हम जब भी कभी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम इसी तरीके से उनको निकालने वाले हैं। बस शर्त यह है कि आप इस सीक्वेंस को ध्यान में रखिए। तो बात समझ आ रही होगी, तो तब तक के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3। चलिए बच्चों बात करते हैं अब आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप मतलब क्या हो गया बच्चों इसका, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, मतलब कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो हम जानते भी हैं, हमने 11th क्लास में वेक्टर पढ़े भी हैं किस तरीके से लिखते हैं। तो बच्चों इसको लिखते हैं हम F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R वेक्टर, और इसका भी क्या होता है बच्चों, परिमाण, और इसका भी हम क्या लेते हैं, स्क्वायर। लेकिन इनटू में बच्चों हमें क्या आ जाती है हम जानते हैं, ये तो केवल और केवल परिमाण है। ये यहां पे हमने क्या लिया है, इसके लिए आर कैप का मतलब क्या है, इसके लिए एकांक सदिश यानी कि दिशा सदिश। और हम जानते हैं कि हमने समझा है 11th क्लास में कि यदि ए वेक्टर जो है मतलब सदिश जो है वो किसके बराबर होता है, परिमाण और दिशा के, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और साथ में क्या आती है इसकी दिशा। दिशा को हम किससे दर्शाते हैं, कैप से। यदि मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ए कैप किसके बराबर होगा, ए वेक्टर, और बटे में कौन आ जाएगा, मापांक ऑफ ए वेक्टर। तो इसी तरीके से यहां पे रखिए, तो एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर वेक्टर स्क्वायर, इसका मॉडुलस। इसकी जगह क्या पे रखेंगे बच्चों, ठीक इसी तरीके से आर वेक्टर बटे, और साथ में क्या जाएगा, आर वेक्टर का परिमाण।
तो इसी को क्या लिखा जा सकता है, एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्यूब और साथ में क्या जाएगा इसका परिमाण, इतने न्यूटन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका सदिश स्वरूप आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से आपको डिस्क्राइब नहीं हुआ मिलेगा। तो हमें ध्यान में रखना है, ये भी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, कंपटीशन तो पूछा ही जाता है लेकिन ये भी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आशा कर रहा होगा ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आपके दिमाग में आखिर एक बात आ रही होगी कि सर ऐसा ऐसा फॉर्मूला तो हमने कूलाम के नियम में समझ लिया, इसका क्या फायदा है, यानी कि कूलाम के सदिश स्वरूप का महत्व क्या है। तो समझते हैं इसको भी हम, क्या होता है बच्चों, बड़े ही सिंगल लाइन में इसका भी हमें महत्व तो पता होना चाहिए कि जो हम पढ़े इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो बच्चों आप लिखिए इसको, किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने अभी देखा किस तरीके से हम कूलाम के नियम की व्याख्या करते हैं, फिर इसके सदिश स्वरूप की व्याख्या करते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो जानते हैं बच्चों, कूलाम के नियम से या कूलाम के सदिश स्वरूप की सहायता से दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा कि कूलाम के सदिश स्वरूप का क्या महत्व है, कि कूलाम के सदिश स्वरूप की सहायता से दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है। क्लियर बच्चों? तो आप लिखिए इसे जरा, बढ़ते हैं आगे अगला टॉपिक। चलिए अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम कूलाम बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अब वो आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम इसकी कंपैरिजन भी क्यों कर रहे हैं। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, एक तरफ मैंने क्या लिखा बच्चों, कूलाम बल यानी कि कूलाम फोर्स, और दूसरी तरफ क्या लिखा बच्चों मैंने, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या लिखा बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल। समझते हैं बच्चों? इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें कूलाम का बल कहां किस लिए पढ़ते बच्चों, हम दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल के लिए। तो यही बात लिखेंगे, यह है दो बिंदु आवेशों के मध्य लगता है, जबकि हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या है, दो द्रव्यमानों के मध्य लगता है। क्लियर बच्चों? दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, यह एक प्रबल बल है। प्रबल बल का मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली, जबकि क्या है, यह एक दुर्बल बल होता है। मतलब कि देखिए समझते हैं कि मैंने अगर दो ऑब्जेक्ट्स को फ्रिक्शन किया एक दूसरे में, तो मैं अपने से ही एग्जांपल समझा रहा हूं, तो मैं अपने फोर्स के द्वारा उन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं हटा सकता। जबकि देखिए मेरे यहां पे देखिए, ये मार्कर यहां पे रखे होने का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण। तो ये तो मैंने एकदम से अचानक से एकदम से तोड़ दिया, देख रहे हो बच्चों, ये यहाँ पे मार्कर रखा हुआ है ग्रेविटेशनल के कारण, तो मेरे ही फोर्स ने इसको एकदम से हटा दिया। जबकि मैं अपने आमतौर पर अपने फोर्स के द्वारा जो कूलाम बल है यहां पे इसको नहीं हटा सकता। तो ये एक दुर्बल बल है इसकी तुलना में, जबकि ये क्या है, एक प्रबल बल है। तो अब ये प्रबल है कितना, इसको हम समझते हैं, यह गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻⁻³ गुना ज्यादा होता है। तो देखो कितना बड़ा बल है बच्चों, इसके मुकाबले ये कितना
ज्यादा है 10 की घात प्लस 39। हालांकि इसको हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से सिद्ध भी करेंगे कि किस तरीके से होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट क्या था बच्चों इसमें, कि यह न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। और इसको भी लिख सकते हैं बच्चों, यह भी न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। मतलब दोनों क्या करते हैं बच्चों, ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं, फॉलो करते हैं उसे। तो तृतीय नियम हम जानते भी हैं कि यदि आप एक वस्तु पर बल लगाएंगे तो बदले में वह भी आप पे उतना ही बल लगाएगी। तो हम गुरुत्वाकर्षण में समझते हैं कि यदि दो द्रव्यमान के मध्य गुरुत्वाकर्षण लग रहा है तो पहला जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा होगा वह भी उस पर उतना ही अप्लाई कर रहा होगा। तो ठीक उसी तरीके से यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे पे वैद्युत बल लगा रहे हैं तो इसके द्वारा जितना इस पर लग रहा होगा वैद्युत बल उतना ही इसके द्वारा इस पर भी लग रहा होगा। तो इस तरीके से ये किस नियम का पालन करते हैं, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। तो ये हमने क्या सीखा है बच्चों, इनके बीच में कंपैरिजन, कूलाम बल के और गुरुत्वाकर्षण बल के, कूलाम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। यह दो बिंदु आवेशों के मध्य लगता है जबकि यह दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल है। यह एक प्रबल बल है जबकि यह एक दुर्बल बल है। और यह कितना प्रबल होता है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण से लगभग 10 की घात प्लस 39 गुना ज्यादा। इसको हम प्रूफ करेंगे, एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी के ही हमारा, उसमें हम इसको प्रूफ करेंगे। यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है और यह भी न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने सीखा किस तरीके से हम आवेशों का क्वांटमीकरण करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं Q बराबर Ne के फॉर्म में। ठीक उसके आगे हमने देखा कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। फिर हमने सीखा कि कूलाम का नियम क्या है, इसका सदिश स्वरूप क्या है, क्या इसकी सीमाएं होती हैं, एप्सिलॉन नोट क्या है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है। फिर हमने देखा कि कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कंपैरिजन किस तरीके से किया जा सकता है। तो आशा करता हूं आपकी आज की क्लास में भी आपने एक अच्छी बात सीखी होगी फिजिक्स में जो आपने पहले कभी नहीं सीखी होगी। तो इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आशा करता हूं लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अपने आप को सुरक्षित रखिए और सतर्क रखिए, थोड़ा सा अपने आप को चतुर बनाइए, चालाक बनाइए। मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, नई क्लास में, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद।